वीएसपी का स्क्रीन दिख रही क्या? सर दिख रही है सर। अच्छा, शेयर हो रही है। जी सर। अच्छा ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो अभी बाकी लोग माइक ऑफ कर लीजिए, और अगर कुछ रहे तो थोड़ा सा ब्रीफ करने के बाद हम मौका देंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा सिलेबस है तो ऐसा सीक्वेंसली बता तो नहीं सकते पूरा। तो इंटरेक्टिव होने में ही फायदा है कि आप जिसके भी जो डाउट्स है अगर वो क्लियर हो जाए। और तो फिलहाल के लिए माइक सभी लोग ऑफ कर लें, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ, इसमें टेलीकॉम के लोग भी हैं। और उसके बाद जो है फिर हम वन बाई वन डिवीजन वाइज या टेलीकॉम और सिग्नल वाइज मौका देंगे सबको, क्योंकि टेलीकॉम को अलग रिक्वायरमेंट रहती है और सिग्नलिंग वाले तो काफी क्योंकि उनका टॉपिक है तो पता ही रहता है। तो ठीक है, ये इसकी कुछ जो आज का टॉपिक दिया है, दो चीजें हैं इसमें, एक ईआई और एक डाटा लागत। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला पेपर है, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच से आएंगे, तो बहुत कुछ डीप का तो शायद जरूरत होती नहीं है इसमें। सॉरी। लेकिन एक कॉन्सेप्ट रहेगा तो वही सफिशिएंट है, अदरवाइज तो ये दोनों एआई का अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। तो ठीक है, बीच बीच में श्रीवास्तव आप अपना ऑन रखो माइक, अगर कोई इश्यू हो तो बोलते रहना, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, ये इरसेट का प्रेजेंटेशन है, मैंने इधर से कॉपी करके रखा है। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा एक बार फास्ट जाते हैं, जैसे थोड़ा सा ओवरव्यू खुद ब खुद हो जाए, उसके बाद इंट्रोडक्शन करते हैं। श्रीवास्तव से मोस्टली बहुत सारे टेलीकॉम के लोग भी होंगे ना? सर ज्वाइन हो गए, आप शुरू कीजिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग टेलीकॉम के हैं, इसलिए मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा सा बहुत फास्ट एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि स्लाइड्स बहुत ज्यादा है और ये बहुत वाइड सिलेबस है। तो जैसा कि ईआई के बारे में आप लोगों को सबको पता होगा कि ये एक इंटरलॉकिंग डिवाइस है। जैसे पहले भी हमारा जो सिग्नलिंग सिस्टम रहता है उसके कई पार्ट्स रहते हैं, उसका एक पार्ट होता है इंटरलॉकिंग, और बाकी कुछ चीजें होती हैं जो सेंसिंग करते हैं या बाहर की तरफ डिस्प्ले करते हैं या पॉइंट को चलाते हैं, वो आउटडोर एक्सेसरीज रहते हैं। और सेंटर प्लेस पे एक इंटरलॉकिंग रहती है जो सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद एक आउटपुट देती है और सिग्नल लेट होता है। और बेसिकली अगर किसी को नहीं मालूम है तो एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग जो रहता है एसीएम में लिखा रहता है, उसको ही कोई भी टाइप का सिस्टम हो वो उसको फुलफिल करता है। एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग में आप लोग जो है देख लेना। ये किसी का माइक ऑन है या थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, सभी लोग ऑफ कर लो माइक, एक्सेप्ट श्रीवास्तव एक ऑन रख सकते, एक्सेप्ट होस्ट। हाँ अभी सीख। तो एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग अगर आपने ध्यान होगा तो इसमें यही है कि कुछ कंडीशन होती है सिग्नल को क्लियर होने के लिए, वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और उसको फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए कोई भी सिस्टम होने दो, वो सब में एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, वो चाहे मैकेनिकल लीवर फ्रेम हो या बाद में इलेक्ट्रोमैकेनिकल आया, फिर बाद में रिले इंटरलॉकिंग आई, और उसी रिले इंटरलॉकिंग का रिप्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। ये विजय नीमा कौन है? विजय नीमा अपना माइक ऑफ। मैं हूं सर, विजय नीमा। हाँ तो वो अपना माइक ऑफ रखो, अपना संभाल जा रहे हैं। ठीक सर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में भी कुछ नहीं है, सेम चीज है। सभी लोग एक बार चेक कर लो, माइक ऑफ रखो, माइक। ओके। कोई एक तो है, श्रीवास्तव चेक कर लेना यार कौन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अभी सही है, बढ़िया से। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में कुछ खास नहीं है, जैसे लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं है। जो इंटरलॉकिंग हम रिले से इश्यू कर देते हैं उसी का रिप्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉनिक मींस से। शुरू में जैसे आपको पता है इसको सॉलिड स्टेट बोलते थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि ये सॉलिड स्टेट का नाम ऐसा उस टाइम का था जब वाल्व से सेमीकंडक्टर की तरफ गए थे, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड वाइज इसे एआई के नाम से जानते हैं, एआई मींस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जिसमें कुछ हार्डवेयर रहता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरलॉकिंग
प्रोग्राम करते हैं और उसके थ्रू इश्यू करते हैं। अभी एक बार स्लाइड के थ्रू जाएंगे तो सीक्वेंसली हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज कुछ चीजें छूट जाएंगी। जो अभी बात कर रहे थे वही यहाँ पे लिखा हुआ कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरलॉकिंग सिस्टम होते हैं। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, रिले इंटरलॉकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जिसको सॉलिड स्टेट की बात नाम बोलते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है ये रिले इंटरलॉकिंग। कुछ जो टेलीकॉम के लोगों ने नहीं देखा होगा, इस टाइप का होता है, पैनल होता है और अंदर रिलेज है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टैक्ट के थ्रू सिलेक्शन करके चीजों को अचीव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग इंटरलॉकिंग ऐसा कुछ दिखता है। ये एक पर्टिकुलर मेक का फोटो है, शायद अंसाल्डो का है। इसमें भी कुछ रिले रह जाती है अब प्रोसेसिंग करने के बाद, क्योंकि इसको इनपुट देने के लिए हमें रिले चाहिए और इससे आउटपुट लेने के लिए भी रिले पिकअप करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 30% रिले स्टिल इसमें बनी रहती है, जो कंप्लीट रिले इंटरलॉकिंग में रहती थी। लेकिन इससे कुछ फायदे हैं कि प्रोग्रामिंग वगैरह आसानी से कर सकते हैं और कभी भी यार्ड रिमॉडलिंग वगैरह कर सकते हैं। और यही है क्या, तो यही इज कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग पॉइंट, सिग्नल, एलसी गेट्स through a centralized control panel or through video, like existing mechanical systems. ये भी बेसिकली जैसे पहले बताया इसेंशियल और इंटरलॉकिंग, वो जरूर आप लोग पढ़ लो। अगर टेलीकॉम के लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ा सा 4-5 कंडीशन की बात होती है, वही चीज सारे ये मीन्स है उसको अचीव करने के। वाई आई, तो इससे कुछ फायदे होते हैं। आप लोगों ने थोड़ा बहुत ये तो जनरल चीजें स्टडी किया होगा, क्योंकि उसमें मेन ये है कि इंटरलॉजिक सर्किट आर सिमुलेटेड इन सॉफ्टवेयर में रहता है, तो सॉफ्टवेयर कभी भी बदल सकते हो और बाहर उसकी जो टेस्टिंग मॉडिफिकेशन करने के बाद फाइनली एक बार इंसर्ट कर दोगे तो जो एनआई टाइम है वो घट सकता है। नो नीड फॉर बल्कि रिलेज, लेस स्पेस, इंस्टॉलेशन यार्ड, इजी रिडक्शन इन पावर कंजप्शन। ये थ्योरेटिकल फायदे हैं, इसके अपने कुछ नुकसान भी है, लेकिन वो आपको अभी नहीं बताने हैं क्योंकि अभी ट्रेंड तो यही का ही है। और एडवांटेज ये बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर एम्बेडेड सिस्टम में कुछ फीचर्स इजीली मिल जाते हैं, उसी टाइप के फीचर्स हैं। आप लोग ये स्लाइड भी मैं श्रीवास्तव के पास छोड़ता हूँ, बाद में पढ़ लेना। वैसे रिसर्च का साइट से डाउनलोड किया हुआ, वहां भी मिल जाएगा। एडवांटेज अभी आई बहुत सारे इन्होंने बताए हैं, तो ये पढ़ लेना, हम अपनी डिस्कशन कराएंगे उसमें भी है। और एक मोटा मोटा ब्लॉक डायग्राम टाइप का हो सकता है कि एआई कैसे वर्क करता है। तो ये रिले रूम जो बड़ा ब्लॉक है, उसमें उसको रिले रूम लिखा है, उसका रिप्लेसमेंट होता है। बाकी जो बाहर ब्लॉक दिया है, जैसे फील्ड गियर्स हैं, वो स्टिल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे, मतलब पॉइंट का ऑपरेशन, सिग्नल का ऑपरेशन और ट्रेन डिटेक्शन डिवाइसेस। और बेसिकली कभी भी अगर कोई स्टडी करे, खासकर टेलीकॉम वाले, तो चीजों को कई बार वो लोग मिक्सअप कर देते हैं कि हर एक चीज को अलग अलग एंटिटी समझते हैं। तो पहले फंक्शन वाइज क्लासिफाई कर लो, इंटरलॉकिंग क्या होते हैं और उसमें क्या क्या है। और फील्ड गियर्स में 3-4 चीजें होती मोस्टली। ट्रैक सर्किट है, वो ट्रेन डिटेक्शन डिवाइसेस है। अभी ट्रेन डिटेक्शन डिवाइसेस में बहुत सारी चीजें हैं। वो ट्रैक सर्किट हो सकता है, वो एक्सेल काउंटर हो सकता है, वो एक्सेल काउंटर में भी मल्टी टाइप्स हैं, या ट्रेन आईडी भी हो सकती है, जैसे सीबीटीसी वगैरह में होता है। तो वो उस लिहाज से देखो कि ब्रॉडर कैटेगरी में, या अगर आप बोले कि ट्रेन डिटेक्शन डिवाइसेस हैं, तो उसके वो सब पार्ट है, वो सब मीन्स है, उसमें वन ऑफ द आपको अप्लाई करना है। इवन ट्रैक सर्किट में भी एफटीसी है और डीसी ट्रैक सर्किट है, बहुत सारे टाइप के। तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या है, सिस्टम क्या है। लेकिन आप सिस्टम के हिसाब से देखो तो कुछ नहीं है। सेंटर प्लेस इंटरलॉकिंग है, वो एआई से हो सकता है, मैकेनिकल से होता था पहले, फिर इलेक्ट्रिकल से हुआ, अभी एआई से हो रहा है। और फील्ड गियर्स में जो भी आना है, ट्रैक सर्किट जरूरत नहीं है, ट्रेन डिटेक्शन डिवाइसेस कि कहाँ पर ट्रेन एक्चुअली चल रही, वो है इंपॉर्टेंट। और पॉइंट रूट इंटैक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए पॉइंट सेट एंड लॉक होना चाहिए। और अगर गेट है, कोई एलसी गेट है, तो वो बंद होना चाहिए। तो ये फील्ड की रहती है। और इंडोर में वहां पे इंटरेक्शन के लिए हमें कंट्रोल पैनल चाहिए। तो कंट्रोल पैनल आज की डेट में पहले सिमुलेट करते थे, जैसा रिले रूम फिजिकल पैनल,
लेकिन अभी वो निकाल दिया अभी लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से, तो केवल वीडियो सफिशिएंट है, एक खराब होगा दूसरा चलेगा। तो अब अभी आज की डेट में जो ये कंट्रोल पैनल ये वाला है ये नहीं लगाते, वेस्टर्न रेलवे की पॉलिसी में नहीं लगाते। तो ये आपको क्वेश्चन हो सकता है कि कंट्रोल पैनल जरूरी है कि नहीं, अभी जरूरत नहीं है, अब सब फेमिलियर हो गए, अभी सबको माउस से काम करना अच्छा लगता है। ये भी वही है, ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को अगर थ्योरेटिकल होता तो ये सब प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी भी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइनें खींचनी पड़ती हैं। और अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग खाली इसका स्टडी कर लो। इसमें भी वही जो पहले वाला दिखाया था उसी का प्रोसेसर है, और कुछ इनपुट है, कुछ आउटपुट्स है, और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ देने के लिए हमें इंटरफेस लगाना पड़ता है। तो वो रिले को रीड करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए कुछ कार्ड्स रहते हैं, इनपुट कार्ड्स, और उसके बाद एआई ने जो आउटपुट दिया वो भी लॉजिक बिट रहेगी। तो उसको डिजिटाइज करने के लिए कोई ना कोई इंटरफेस कार्ड चाहिए। और उसके बाद तो बाहर का फीड का तो वैसे ही होता है जैसे इलेक्ट्रिकल में अभी भी होता है, बात हुई एआई में भी हुई है। ये भी उसी का थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक है कि इसमें चीज़ों को जो एकदम फंक्शन वाइज बता दिया है और डिटेल में। तो ये 3 ब्लॉक है, एक के बाद एक थोड़े से डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं। और कॉन्सेप्ट अब आरआरआई है, कंपेयर करने के लिए उसने बताया कि उसमें भाई ऐसे बटन्स रहते हैं और ऐसे रिले रहती है, और फाइनली एक रिले पिकअप होती है, कंडीशंस सिलेक्शन के थ्रू होती है। तो सिग्नल वाले तो सब जानते ही हैं, टेलीकॉम में अगर कभी सर्किट देखा होगा तो उसमें उनके फ्रंट कांटेड ड्रॉप कांटेड से एक लॉजिक सेलेक्ट होकर एक पर्टिकुलर कंट्रोलर ले लें, मोस्टली सिग्नल को कंट्रोलिंग में 4 अगर प्रैक्टिस है तो उसको बोलते हैं। कॉन्सेप्ट अब यही एप्लीकेशन लॉजिक, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जैसे कि अब यही तो सभी समझ जाते हैं कि भाई ठीक है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है, ये अपना कुछ चलेगा, लेकिन पर्टिकुलर यार्ड में हमें वहाँ का यार्ड की इंटरलॉकिंग कैसे डालते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। बहुत सारी इसमें लेबर लगती है, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारे वेरिफिकेशन होते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन लॉजिक कैसे बनाते हैं, एक्चुअली यही पार्ट हमें करना है, बाकी यही तो हम लोग दूसरों से खरीदते हैं। और उनमें यही में बेसिकली 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है वो सिस्टम को चलाने के लिए, जैसे अपने लैपटॉप में विंडोज है या पहले डॉस होता था, लेकिन एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं वो भी बनी हुई है, लेकिन उसको एप्लीकेशन को प्रोग्राम तो हमें ही करना पड़ेगा। तो यार्ड डाटा से हमें क्या अचीव करना है वो हमें करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डिजाइन ऑफिस में यही काम होता है। ये बहुत डिटेल है, हमने ये श्रीवास्तव का एक पूरा स्टैंडर्ड सर्किट का वो दिया है कि एआई में टेम्पलेट्स कैसे यूज होंगे, उन्हीं को हम बिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोग ले लेना स्टडी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, 200-250 पेज होंगे। तो वही टेम्पलेट्स में हम उसको यूज़ करते हैं। और एप्लीकेशन बनाने के लिए किसी को कोई लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज या ये सब की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक वर्ड एप्लीकेशन में वो लिखा जाता है। वर्ड एप्लीकेशन में सबसे बेस्ट तो रहती है वो नोटपैड, तो उसमें सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग हो। एमएस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके फीचर नहीं यूज़ करने हैं, उसमें सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग के पोर्शन यूज़ करना है, बाकी एडिट फीचर उसमें बहुत सारे हैं वो नहीं करना है। इसलिए नोटपैड इज द बेस्ट। नोटपैड में कुछ बूलियन लॉजिक में लिखते हैं, और बाद में वो एक कंपाइलर होता है उसमें डाल कंपाइल कर देते हैं, 2 फाइलें जनरेट होती हैं, एक अंसालो ब्रेस में एक एमएलएल और एक एमएलपी रहता है। और एमएलएल आपको देखने के लिए रहते हैं, एमएलपी में तो आप देखोगे तो वो 0101 या ऐसा कुछ रीड नहीं होगा, तो उसमें सिर्फ डिजिटल डाटा रहता है। तो कंपाइलर क्या करता है वो हमें नहीं देखना है, लेकिन हमें सिर्फ बूलियन में प्रोग्राम लिखना है। जैसे कि रिले के कांटेक्ट हम सेलेक्ट करते थे, वैसे ही इक्विवेलेंट बूलियन में करते हैं, उसके कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं। वो आगे आएगा तो देख लेना। एक कॉन्सेप्ट है ऐसा, बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत वाइटल रहता है, इसलिए उसकी मल्टी लेवल पे चेकिंग होती है। बहुत सारे उसके मैंडेटरी इवन एप्लीकेशन लगने के बाद भी फिर हम बाद में लोड होने के बाद 2 टाइप की टेस्टिंग भी होती है। एक तो फैक्ट्री प्रेमाइसेस, जिसको फैक्ट बोलते हैं, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो जिसने भी सप्लाई किया उसके प्रेमाइसेस में जाके उसको लोड करके उसका सिमुलेशन पे देखते हैं कि भाई हमने जो जिस चीज़ की एप्लीकेशन बनाई है वैसा काम हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद सेकंड लेवल पे जो साइट के लोग रहते हैं वहाँ पे जाके वहाँ पे नोट करके वहाँ पे भी सिमुलेशन करके एक बार इंट्रोड्यूस करने से पहले वहाँ पे भी चेक करते हैं। तो दोनों डिफरेंट लोग रहते हैं, और इसमें पूरा क्लासीफाई है किसको क्या करना है और क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व रहेंगे। तो उसका भी एक आरडीएसओ का सर्कुलर है, वो भी मैंने श्रीवास्तव को डाउनलोड करके दिया है, तो ले लेना।
उसको भी उसके थ्रू देखो कि किसका क्या मैंडेटरी है और किस लेवल का करना है, क्या-क्या है, तो वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। पैनल प्रोसेसर ये अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पैनल लगाते थे तो एक बड़ा हर्डल था कि अननेसेसरी हम इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर से उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके और सेम टाइप के इंडिकेशन और बटन मोटे-मोटे से सब देते थे। तो वो आज की डेट में अभी डुअल वीडियो अलाउ हो गया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी खर्च भी बच जाता है एआई खरीदने में। ये उसी का है, जब पहले होता था कि फिजिकल पैनल हमें अगर एआई से चलाना है तो इस टाइप का एक इंटरफेस लगाना पड़ता था, तो अननेसेसरी का एक हार्डवेयर था, अननेसेसरी की प्रोग्रामिंग थी, वो अभी खत्म हो गई। ये भी नोट कर लो कि अभी कन्वेंशनल पैनल की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक जनरल आर्टिफिशियल, तो ये भी वही चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसके अंदर का तो हम बहुत कुछ बता भी नहीं सकते और बहुत कुछ जरूरत भी नहीं है। सिर्फ ब्लॉक डायग्राम्स ही रहेंगे, स्कीमेटिक्स रहेंगे, और मेन जो रेलवे का हमें करना है उसका, उसके इनपुट आउटपुट कार्ड्स को उसको रीड कैसे कराना है, और उसके अंदर एक एप्लीकेशन लॉजिक भी साइट का काम नहीं है, वो एक डिजाइन ऑफिस में वंस बन गई, और बाकी उसके मेंटेनेंस पीसी वगैरह रहता है, उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या फॉल्ट हो रहा है, उसमें लॉगिंग एवरी इवेंट लॉग होता रहता है। कुछ कुछ ये कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे सर आप लोग बात सुनते होंगे कि भाई 2 आउट ऑफ 2 सिस्टम है, ये 2 आउट ऑफ 1 है, या 3 आउट ऑफ 2 है, रिडंडेंसी की बात होती है। तो इन जनरल थ्योरेटिकली रिडंडेंसी एआई में जो अप्लाई होती है वो 2 टाइप की होती है, एक हार्डवेयर रिडंडेंसी, एक सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी। हार्डवेयर में ऐसा रहता है कि हार्डवेयर इनबिल्ट एआई खुद बिल्ड करता है अंदर, की दो दो हार्डवेयर में प्रोसेस करके एक आउटपुट देता है इन सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशन। और सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी में होता है सेम हार्डवेयर में 2 सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस होता है, तो उसमें सॉफ्टवेयर की जो गलतियां होती है वो नलीफाई हो जाती है, और वो 2 आउट ऑफ 2 मोस्टली, मतलब दोनों में से दोनों पिकअप हो तो ही आउटपुट डिलीवर करता है। ये एक सिस्टम की बात है। तो आर्किटेक्चर में रिडंडेंसी रहती है, इनबिल्ट रहती है, वो आपको पता नहीं चलेगी, वो मैन्युफैक्चरर ध्यान रखेगा या आरडीएसओ ध्यान रखेगा। लेकिन जब हम सिस्टम लगाते हैं, इसके अलावा भी एक चीज और यूज होती है, वो स्टैंड बाय सिस्टम। स्टैंड बाय सिस्टम को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएंगे तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आराम से आप उसको, कुछ भी नहीं है आगे और भी है क्या, तो ठीक है, इन्होंने जो स्लाइड में दिया है सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी, हार्डवेयर रिडंडेंसी और प्रोसेसर, ये हार्डवेयर में मेजॉरिटी वोटिंग इस टाइप के कॉन्सेप्ट रहते हैं, ये और सिस्टम में भी, सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम में होते हैं। और ये जो जिसमें मैं जोर देना चाह रहा था कि ये तो सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी या हार्डवेयर रिडंडेंसी तो मैन्युफैक्चरर या ओईएम जो भी है वो उनका बिल्कुल फीचर है, लेकिन साइट पे जब इंस्टॉल होते हैं तो वो आरडीएसओ की पॉलिसी है। पहले होता था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और फेल हो गया तो गाड़ियां कैसे चलेंगी, तो शुरू शुरू में आया था कि स्टैंड बाई सिस्टम होना चाहिए, अगर एक फेल हो गया दूसरे को हम बूट कर लेंगे। तो वो होता था कोल्ड स्टैंड बाई, तो जब एक फेल होगा दूसरे को हम ऑन करते तो उसमें बीच में गैप आएगा, तो आज की डेट में वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ट्रेनें बहुत बढ़ गई हैं। तो फर्दर वार में स्टैंड बाई का कॉन्सेप्ट आया कि ठीक है वो ऑन तो रहेगी, लेकिन एक काम करता रहेगा, फिर वो लोड ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोसेसिंग वो शुरू करता है, उससे आउटपुट शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें भी सीमलेस ट्रांसफर नहीं होता था। तो अभी लेटेस्ट वर्जन जो नंबर 1 पे लिखा है हार्ड स्टैंड बाई अरेंजमेंट, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आया, तो अभी हमारे इंडियन रेलवे में जो एक्सेप्टेड है कि कोई भी आई है वो उसका हार्ड स्टैंड बाई होना चाहिए। हार्ड स्टैंड बाई में ये होता है कि दोनों के दोनों हमेशा प्रोसेसिंग करते रहते हैं और दोनों के दोनों आउटपुट डिलीवर करते रहते हैं। उसमें से अगर एक फेल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 जगह से आउटपुट आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट अभी होना, ये मतलब मैंडेटरी है, अब इसी हिसाब से उनको एक्सेप्टेंस मिलता है। और इसी सिंगल हार्डवेयर में कैसे होता है ये सब इतना जरूरी नहीं है, और ये डुअल में कैसा होता है वो तो सिंपल सी बात है कि आप समझ जाओगे। मेजॉरिटी वोटिंग में कैसे अचीव होता है ये ग्राफिकल समझाया है। और हार्ड स्टैंड बाई अरेंजमेंट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये है कि बहुत सिस्टम शैल वर्क ऑल द टाइम। इसको बाकी इसी का एक्सप्लेनेशन है, इसमें दोनों रहते हैं, इसमें सीमलेस ट्रांसफर होता है, एक अगर बंद हो गया तो दूसरा में बिल्कुल चलता रहेगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा, खाली सिर्फ मैसेज आएगा। वार स्टैंड बाई और कोल्ड स्टैंड बाई की डिटेल में, और सिंगल हार्डवेयर विद डाइवर्सिफाई, सब उसी रिडंडेंसी के ऊपर है। सिंगल प्रोसेसर तरह तरह की जो बातें हुई पहले उन्हीं का ग्राफिकल है, 2 है, 2
आप अच्छा ओसी एक नाम आता है अक्सर करके, ओसी का नाम सुना होता है, तो क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। होता क्या है कि जो इंटरलॉकिंग है एक जगह पे प्रोसेस होती है, एक सीपीयू में प्रोसेस होती है, उसका स्टैंड बाई है तो सेम डुप्लीकेट रहता है, वो अलग बात है। अदरवाइज प्रोसेसेस सारी इंटरलॉकिंग की जो इंफॉर्मेशन है एक सिंगल प्लेस पे प्रोसेस होना चाहिए। और एक और कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। उसमें होता क्या है कि अगर मान लिया कोई यार्ड ऐसा है कि जगह जगह गियर के स्केल्टन्स हैं, स्केटर्ड हैं, उनको अलग अलग जगह पे इंटरलॉकिंग करें। जैसे कुछ केबिन्स रहते हैं ना, नॉर्थ केबिन, जैसे बड़ौदा वाले अगर उन्होंने पता होगा, उनका बहुत बड़ा यार्ड है जिसमें कई केबिन्स हैं, तो वो अलग अलग प्रोसेस करके अगर उनको लिंक करें तो भी चलता है। लेकिन वो आरडीएसओ की पॉलिसी है कि इसमें प्रोसेसिंग को सेंट्रलाइज ही रखना है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग नहीं करनी है। कुछ सेफ्टी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रोसेसिंग एक ही जगह होनी चाहिए ऐसा मैंडेटरी कर दिया है। फिर भी अगर आउटडोर गियर एक जगह से सभी का कम्युनिकेशन ले जाए तो केबलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है या पावर का इशू आते हैं, तो लोकली आप आयो आयो गैदरर लगा सकते हैं, मतलब इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, और इन बिटवीन कम्युनिकेशन सेंटर इंटरलॉकिंग के बीच में हो सकता है। इसको लोग कई बार बोल देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरलॉकिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरलॉकिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग नहीं होती, वो हमारे रेलवे में अलाउ नहीं है। तो ये बात का जरा फर्क समझो कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हमारे इंडियन रेलवे में अलाउ नहीं है। और ओसी लगा सकते हैं, ओसी सिर्फ आयो गदरर का काम करेगा। ओसी मीन्स ऑब्जेक्ट कंट्रोलर, उसमें इनपुट्स वहां के जैसे ट्रैक सर्किट है या पॉइंट की कंडीशंस है, ये सब लेके वो सेंटर प्लेस को कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू मीडिया। और सेंटर प्लेस की जो प्रोसेसिंग यूनिट ने जो कमांड दिया कि सिग्नल येलो हो जाए या ग्रीन हो जाए व्हाटएवर, उसको वहां पे वो वापस जो है लोकली सप्लाई जनरेट करके वहां पे कर देगा। तो उसके बीच का ओएफसी के थ्रू चल जाएगा और लोकली अपने कापर पे कर लो, तो बहुत सारी कापर केबल की सेविंग हो जाती है। आई थिंक शायद बड़ौदा वाले को पता होगा, इस टाइप के सब कुछ इंटरलॉकिंग प्रपोज है बड़ौदा में, तो उन लोगों की अभी कितनी प्रोग्रेस हुई। टीएमआर विद रिले इंटरफेस, तो ये तो पैरेलल प्रोसेसिंग का है। और ये फेज से फीचर्स जो होते हैं वो, ये जैसे कभी कभी जैसे ये लिखो ऊपर दिखा है 1001 जैसा आर्किटेक्चर लिखा है ना, तो ये 1001 नहीं है एक्चुअली, 1/1 आर्किटेक्चर। 1/1 मतलब क्या होता है, एक से एक ही रहेगा। हार्डवेयर रिडंडेंसी अगर ऐसी है तो उसमें एक से एक ही, ऐसी सब 2/2 भी होते हैं, और 3/2 ऐसा इस टाइप के कई कॉन्सेप्ट होते हैं।